हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की हमारी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लग रही है क्लास 10th के लिए। तो आप सभी को पता है कि हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी है। तो अभी तक क्लास 10th के हिंदी के कोर्स ए की क्षितिज बुक के हम 4 चैप्टर करवा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कोर्स ए करा रही हूँ, जल्द ही कोर्स बी भी लेके आऊँगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम कोर्स ए करा रहे हैं और कोर्स ए में हमारी 2 बुक्स चलती हैं। पहली बुक हमारी क्षितिज भाग 2 है और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो जो अभी तक आप 9th में पार्ट 1 पढ़ रहे थे, वही 10th में आप इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से सेम ये बुक्स हैं, काव्यखंड गद्यखंड अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे 9th में हमारा पहले गद्यखंड था, फिर काव्यखंड था, यहाँ थोड़ा पलट गया। 10th में पहले हमारे काव्यखंड है, फिर गद्यखंड है। तो काव्यखंड में अभी तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं 5वें चैप्टर पे। 5th जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे भी हमारे सामने 2 कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। किसने प्रस्तुत करी है? कवि नागार्जुन ने। ध्यान रखिएगा कौन सी है 2 कविताएं, एक यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। दोनों ही कविताएं नागार्जुन जी की बहुत ही टची, एक जिसको हम बोलते हैं वैसी कविताएं हैं। अब इनमें क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, ये आपको बता दूँ। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कवि नागार्जुन जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ कृतियाँ यानी कि रचनाएं। इनको पढ़ने के बाद हम लाइन वाइज पूरी कविता की व्याख्या करेंगे। लाइन वाइज उसका एक एक अर्थ हम बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे और उसके बाद हम कविता का सार देखेंगे। ये दोनों कविताओं के साथ करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये जो 2 कविताएं हैं। तो पहली हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। क्या होती है ये दंतुरित मुस्कान? दंतुरित मुस्कान, जब छोटा सा बच्चा होता है उसके नए नए दांत निकलते हैं ना, छोटे छोटे से दांत होते हैं। जब वो हंसता है और वो दांत दिखते हैं ना, तो वही मुस्कान यहाँ पर दंतुरित मुस्कान कही गई है। छोटे छोटे दांतों वाली वो मुस्कान, जिसको बोला गया हमारे लेखक ने, कवि ने, दंतुरित मुस्कान। अब ये किसकी है? ये छोटे बच्चे की है। एक्चुअली क्या है, हमारे जो कवि नागार्जुन हैं, ये अक्सर जो है बाहर ही रहते हैं, प्रवासी ज़िंदगी जीना जिसको हम बोलते हैं। तो इनके जब ये जो कविता इन्होंने लिखी है, खुद अपने बच्चे पर ही लिखी है। इनके बच्चे को इन्होंने बहुत दिन बाद देखा। ये पैदाइश के बाद बाहर चले गए थे, उसके बाद जब घर आए तब इन्होंने अपने बच्चे की मुस्कान देखी तो उसके छोटे छोटे दांत निकल आए थे और वो हंस रहा था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसी पे इन्होंने कविता लिखी। अब चूँकि अपने ही पिता को बच्चा नहीं पहचान पा रहा, कारण क्या है? क्योंकि भाई बहुत दिन से पिता बाहर हैं, तो बच्चा कैसे पहचानेगा? तो वो ना पहचानने की बात भी यहाँ पर कविता में मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये खुद नागार्जुन जी के बच्चे की ही मुस्कान की बात करी गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरी कविता यानी कि फसल पर। फसल कविता में क्या दिया गया है? फसल कविता हमारे प्लेट में आने वाला जो अनाज है, जो खाना आता है ना, दाल चावल सब्जी रोटी हम लोग जो खाते हैं ना, ये बहुत ही मेहनत से उपजाया जाता है। तो अक्सर हम लोग कहते हैं किसान की मेहनत है। अगर किसान की मेहनत है तो प्रकृति का भी यहाँ पर सहयोग है। इन दोनों के बगैर जो है कोई भी फसल नहीं उपज सकती। अगर किसान बहुत मेहनत कर ले, पानी ना बरसे, धूप ना निकले, हवा ना चले, तो क्या होगा? आप मुझे बताओ, क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी। नदियाँ पानी भी दे दें, हवा भी चल जाए, सूरज धूप भी दे दे, सब कुछ दे दे, मगर किसान मेहनत ना करे तो क्या फसल उपजेगी? नहीं। तो एक तरीके से जो ये फसल हमारे सामने आई है, यानी कि जो खाना हमारे सामने आता है, वो फसल के रूप में तैयार किया जाता है। किससे? किसान की मेहनत और किसकी मेहनत और किसकी क्या कहते हैं सहयोग से होता है? वो होता है सहयोग आपका प्रकृति का। इन दोनों के सहयोग के बिना हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब फसल उपज ही नहीं सकती। कोई एक मेहनत करे, कोई एक सहयोग ना करे, तो फसल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अपने कवि नागार्जुन जी को। तो नागार्जुन जी का कवि परिचय क्या दिया गया है? इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ था। तो ठीक है ना। सबसे पहले जो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कवि आपको बताए इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवि का जन्म, उनका जन्म स्थान ये पूछा जाएगा। तो क्या है, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में
हुआ था। तो आपको ये 1911 याद रखना है, बिहार याद रखना, दरभंगा जिला याद रख लीजिए। फिर आते हैं, इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। कहाँ से शुरू हुई इनकी आरंभिक शिक्षा? संस्कृत पाठशाला में। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। तो आरंभिक वहाँ उन्होंने दरभंगा में जो चीज़ें थीं उसके हिसाब से उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे की और पढ़ाई करनी थी, तो फिर वो चले गए बनारस और कलकत्ता। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। तो अब इनको बौद्ध धर्म बहुत आकृष्ट करता था, तो आगे 1936 में जब ये गए श्रीलंका तो वहाँ बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी स्वभाव से धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा करी। तो यानी कि देखिए, पहली बात तो हमने अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अक्सर वो प्रवासी ज़िंदगी रहे, यानी कि अक्सर वो बाहर ही रहते थे। तो इस वजह से वो क्या करते थे, भारत भ्रमण, बाहर रहेंगे तो यानी कि कहीं घूमना ही है, तो वो भारत भ्रमण पर रहते थे और कई बार उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। तो समझ में आया, 1911 में जन्म, 1998 में मृत्यु, 1936 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, श्रीलंका में 2 साल श्रीलंका में रहे, फिर 1938 में ये वापस आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके प्रमुख कार्य यानी कि इनकी कृतियाँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं काव्य कृतियाँ। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये क्या है, इनकी काव्य कृतियाँ हैं, यानी कि काव्य जो लिखा जाता है उन पे है। फिर आ जाते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले। इनको पुरस्कार मिले हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारतीय पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। तो ये कुछ उनके पुरस्कार थे। तो जो चीज़ें मेन थी वो मैंने आपको सब यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो कवि में आपको जो मेन याद रखना है उनकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, और अगर बीच में कोई भी चीज़ ऐसी घटित हो जिसके रिलेटेड सन बताया जा रहा है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी कविता पे। तो जो सबसे पहले हमारी जो ये कविता शुरू हो रही है कौन सी, यह दंतुरित मुस्कान। 2 है ना, आपकी 2 कविताएं हैं, दंतुरित मुस्कान और फसल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दंतुरित मुस्कान। अब इस कविता को हम पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर लाइन वाइज आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, फिर उसकी व्याख्या बताएंगे। पूरी कविता खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम सार बताएंगे। तो इसको कविता थोड़ी सी है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, तो उसको हमने 2-3 काव्यांश में पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखिए क्या है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। अब ये अपने बच्चे को इन्होंने जब पहली बार देखा तो इसके छोटे छोटे दांत थे। अब उसको देखने के बाद वो उनका बच्चा इनको इतना प्यारा लगा कि ये कविता करी। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अब बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब जो ये लाइन है ये अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कोई मरे हुए व्यक्ति में जान डाल सकता है, नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि मृतक में डाल देगी जान। अब ये क्यों बोला गया, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर जीने की इच्छा मर जाती है, उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो या कुछ होने जीने की इच्छा नहीं होती, बहुत डिप्रेशन हो, निराशा हो, हर जगह पर उनको जो है परेशानियां हो रही हों, हडल्स हों, तो इस वजह से क्या होता है वो बहुत निराश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में उनको जीने की बिल्कुल इच्छा मर जाती है। तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो तुमको देखकर उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जागृत हो जाए। ठीक है, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। अब धूल धूसर क्या, अब बच्चा क्या है वो ज़मीन में खेल रहा है। बच्चा क्या होता है, ज़मीन में खेलता है। तो ज़मीन में खेलने की वजह से उसका जो शरीर है उस पर मिट्टी लग गई है। क्या हो गया है, मिट्टी लग गई। तो उन्होंने बोला धूल धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात तुम्हारा ये शरीर जो है वो धूल से सना हुआ है, धूल मिट्टी तुम्हारे शरीर पर लग गई है।
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो अब वो अपने उस बच्चे को जिसका शरीर धूल से मिट्टी से सना हुआ है, तो उसको देखकर वो क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो जलजात अर्थात कमल जो है वो तालाब छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल गया है। अब क्या होता है, देखिए तालाब क्या होता है, वो कीचड़ में, तालाब में गंदा पानी जो होता है, तालाब होता है उसमें कीचड़ होता है, उसी के अंदर जो है ये बच्चा क्या कहते हैं कमल जो है वो खिलता है। अब बच्चे को उन्होंने क्या बताया, कमल बताया, और अपनी झोपड़ी को वो गंदा सा तालाब एक बता दिया जो तालाब होता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तालाब जो कमल आज तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। अब जो है कमल का जो फूल है वो कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है। कहाँ खिलता है, पानी में। तो अब वही कह रहे हैं कि तुम भाई कमल को तो उन्होंने बोला कि झोपड़ी में आके खिल गया है अपने बच्चे के रूप में, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही हाथ पड़ा होगा, तुम्हारा परस पाकर अर्थात तुम्हारा एहसास पाकर कठिन पत्थर भी जो है वो पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। क्योंकि वो बता, अब इससे क्या पता चलता है, इनके बच्चे की स्वच्छता और कोमलता का एहसास होता है कि बच्चे की मुस्कान में कितनी स्वच्छता है, कितनी निर्मलता है, कितनी कोमलता है कि एक पत्थर को भी पिघला देने का उसके अंदर हुनर है। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कर सकता है, पाषाण पिघल सकता है, नहीं पिघल सकता। तो अब यहाँ पर पाषाण का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर पाषाण का तात्पर्य उन लोगों से है जिनके हृदय बहुत कठोर हैं, जिनके अंदर निर्दयता है। तो ऐसे लोगों को अगर उन लोगों के पास तुम चले जाओ, ठीक है, या वो लोग तुम्हारे पास आ जाएं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, क्या कहते हैं, कोमलता आ जाती है, दया भावना आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। तो ऐसे लोग जिनके हृदय में कठोरता है वो तुम्हारा साथ पाकर क्या हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला काव्यांश था। अब चलिए इसकी हम व्याख्या देखते। देखिए लाइन बार मैंने आपको पूरा अर्थ बताया, अब इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। कवि अपने छोटे से बच्चे के मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दे सकती है। ठीक है, यही तो था ना। कहने का आशय है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्तियों को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जिन्हें जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग भी अगर तुम्हारा साथ पा जाएं तो तुम्हारी ये मुस्कान देख लें तो क्या होगा, उनके अंदर भी जीने की इच्छा यानी कि इस जीवन से संघर्ष करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अगर कोई तुम्हारे इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके मन में भी इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं, तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठते हूँ। यानी कमल का फूल क्या है, वो तालाब में उगता है, तो तुम्हारे इस शरीर को देखकर क्या लग रहा है कि वो कमल जो है मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। कहने का आशय है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठा है, अर्थात प्रसन्न हो गया। जैसे कमल को हम लोग देखते हैं तालाब में, देखो ना कमल देखते तो हमारा मन कितना, फूल तो कोई भी देखे हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, कमल का फूल भी बहुत अच्छा होता है। तो उसको देखकर तो इन्होंने उस धूल, क्योंकि कोई भी फूल जो है वो कीचड़ या धूल के साथ नहीं होता, कमल जो है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक है ना। पानी तालाब में क्या होता है, मिट्टी होती है, उसके ऊपर पानी होता है, तो वो क्या होता है, कीचड़ में होता है, तो वो भी थोड़ा सना हुआ सा कीचड़ से रहता है, ऊपर फूल नहीं होता लेकिन नीचे तो उसकी जड़ें कीचड़ में ही है। तो इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को किससे बोला है, कमल के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि बच्चे का शरीर क्या है, वो धूल से सना हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें पिघलकर जल बन गई।
कहने का आशय है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। कि मतलब जिसके अंदर बिल्कुल कठोरता है, बिल्कुल विनम्रता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर तुम्हारी मुस्कान ये देख ले तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, विनम्रता जागृत हो जाती है। वो मतलब उसके अंदर क्या होता है कि वो विनम्रता जागृत होने का तात्पर्य होता है कि छोटे बच्चे से तो सभी आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हृदय वाला व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान देखेगा तो जो किसी की बात नहीं मान रहा है, किसी की हेल्प नहीं कर रही है, तो उसके अंदर भी वो दया भावना आ जाती है, वो दूसरे की हेल्प करने लगता है। ठीक है, तो ये पहला काव्यांश, उसका अर्थ और व्याख्या। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे काव्यांश पे। दूसरा काव्यांश क्या है? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए ना पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा शेफालिका का फूल। शेफालिका का फूल जो होता है ना, बहुत कोमल होता है, उसको अगर हाथ भी लगाओ तो वो झड़ जाता है, बहुत रेशे रेशे से नहीं होता है, वाइट भी होता है, रेड भी होता है, बहुत होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको अगर हाथ भी लगाओ तो वो तुरंत झड़ने लगता है, बहुत कोमल होता है। तो वही क्या कह रहे हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ पर बांस और बबूल, बांस यहाँ कठोरता का तात्पर्य है और बबूल यहाँ पर चुभने वाली जो किसी भी। तो यहाँ संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बहुत कठोर हृदय लिए होते हैं और उनकी बातों में इतनी ज़्यादा चुभन होती है कि अगर वो बोल दे तो सामने वाले को पक्का है कि बुरा लगेगा ही लगेगा। तो वही चीज़ क्या है, ऐसे कठोर वाणी और चुभती वाणी वाले जो लोग होते हैं, अगर वो उनको भी जाकर तुम छू लो, अर्थात तुम उनके साथ थोड़ा समय बिता लो, तो उनके मुंह से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात उनकी वाणी में इतनी कोमलता आ जाएगी, इतनी नम्रता आ जाएगी कि वो सामने वाले को बिल्कुल भी हर एक चीज़ बहुत ही सॉफ्टली बोलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही हार्ड स्पोकिंग वाला जो व्यक्ति होगा वो सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि तुम्हारा परस पाकर लोगों के अंदर भी जहाँ दया भावना जाग रही है, जहाँ जीने की इच्छा जाग रही है, वहीं पर वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते भी हैं। ठीक है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब ये जो पंक्ति है ये बहुत बड़ी बात कह रही है। अब इसके पीछे की पहले कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो कवि हैं वो प्रवासी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत टाइम वो घर से बाहर ही रहते हैं, बहुत टाइम बाद घर आए। अब घर आने के बाद क्या है, बच्चा खुद अपने पिता को पहचान नहीं रहा, यानी कि कवि को नहीं पहचान रहा। बच्चा तो भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अगर हम रोज़ मिलते रहे तो बच्चा हमें पहचानता रहेगा, लेकिन अगर हम उससे नहीं मिलते तो क्या होता है, वो हमें भूल जाता है, भाई पिता हो चाहे माँ हो कोई भी हो। तो यही चीज़ उन्होंने बताई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। इसके पीछे का रीज़न आप समझ गए, क्योंकि कवि अक्सर बाहर रहते हैं इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाते। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। अब क्या होता है, बच्चा खेल रहा है, उनके सामने कोई अनजान व्यक्ति आए, तो जब अनजान व्यक्ति आ जाता है तो बच्चा क्या होता है, लगातार उसको घूरता रहता है। तो अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। तो बच्चा क्या है, अपने पिता को यानी कि कवि को पहचान नहीं पाया है और बिना पलक झपकाए लगातार वो कवि को देखे जा रहा है। तो कवि यही सोचकर बोल रहे हैं कि भाई अगर बिना पलक झपकाए तुम इस तरीके से देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। तो ठीक है, तुम आंख नहीं फेर रहे हो तो मैं ही तुम्हारे ऊपर से आंख हटा लेता हूँ, तो कम से कम तुम पलक तो झपकाओगे, क्योंकि नहीं तो तुम थक जाओगे। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे पर वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया है। तो यहाँ पर अब उन्होंने खुद अपने आप को ले लिया है। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि कठोर और बहुत ही रफ लोग जो होते हैं बोलने वाले, उनके लिए, तो ये कवि के लिए ही बोला गया है, क्योंकि कवि जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल तड़ाक से हर चीज़ों को बोलते हैं।
तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि मैं एक कठोर और शुष्क व्यवहार का व्यक्ति, लोगों से इस तरीके से बात करने वाला, तुम्हारा परस पाकर भी मेरे अंदर कोमलता जागृत हो गई है। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उनका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शिवबालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कवि को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम यानी कि वो छोटा बच्चा मुझे यानी कि कवि या पिता पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा। अनिमेश का मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए। जैसे हम लोग देखते हैं तो बार बार हम लोग की आइस ब्लिंक करती है ना, तो वो बच्चा क्या नहीं पहचान पा रहा है अपने पिता को, इसलिए बिना पलक झपकाए लगातार वो अपने पिता को देखे जा रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा कि भाई वो लगातार मुझे देख रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि वो थक जाएगा, तो मैं उसकी सुविधा के लिए मैं ही आंखें फेर लेता हूँ, तो ताकि वो लगातार देखना बंद करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसीलिए तो मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ ताकि बच्चा भी अपनी पलक झपकाए और उसे आराम मिले। भाई वो तो छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता है सारी चीज़ें। अब वो क्या सामने अनजान व्यक्ति है, तो वो उसको जो है लगातार देख रहा है। अब उसे ये नहीं पता है कि भाई मेरे पिता हैं, वो तो पहली बार देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो पलक नहीं झपकाओगे, तुम मेरे ऊपर से नज़र नहीं हटाओगे, मैं ही तुम पर से नज़र हटा लेता हूँ, तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा ताकि तुम पलक को झपका सको। अब तीसरा काव्य अंश देखिए क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब यह तो आपको पता चल गया कि कवि जो है उस बच्चे के पिता हैं और बहुत टाइम से वो बाहर थे, इस वजह से बच्चा उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। तो वो क्या कह रहे हैं? क्या हो गया अगर हम लोग की पहली मुलाकात हुई है, हम लोग परिचित नहीं हो पाए। ठीक है, कभी तो ये जानते हैं कि वो मेरा बच्चा है, बच्चा नहीं जानता कि मेरे पिता हैं। तो वो उस बच्चे को समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर हम लोग पहली बार पहचान एक दूसरे से नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, तो यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बहुत धन्य मानते हैं कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हारी इस प्यारी सी दंतुरित मुस्कान को न जान पाता न देख पाता। भाई बच्चा कैसे आता है? बच्चा माँ के ज़रिए आता है। तो वो अपनी पत्नी को एक तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं इस बात का कि तुम्हारा बहुत धन्य है, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने प्यारे से बच्चे के पिता बनाने के लिए। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा यदि तुम्हारी माँ, यानी कि उस बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारी इस प्यारी सी दंतुरित मुस्कान को बिल्कुल भी देख और जान नहीं पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब यहाँ पर कह रहे हैं अपने बच्चे के प्रति तो वो मोहित हो ही चुके हैं, तो अब उस बच्चे से मुलाकात किसने कराई? उनकी माँ ने कराई। किसने? यानी कि बच्चे की माँ, यानी कि कवि की पत्नी ने। तो अब यहाँ वो अपनी पत्नी को यानी कि उस बच्चे की माँ को धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और उस बच्चे का भी बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं कभी घर में टिकता ही नहीं, हमेशा बाहर रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तुम इस जीवन में आए, तुम्हारा खान पान, तुम्हारे सारा पालन पोषण सब कुछ करना किसने किया? माँ ने किया। तो ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो हमेशा बाहर रहता, मैं अन्य। अब यहाँ पर बोल रहे हैं चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, तो यानी कि मैं हमेशा चिर प्रवासी, हमेशा बाहर रहने वाला व्यक्ति। और दूसरा मैं अन्य हूँ, क्योंकि भाई जब हम इस घर में ज़्यादा टाइम बिताते ही नहीं हैं तो हम इस घर के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेरा नहीं है।
बच्चा भी मुझे नहीं पहचान रहा। तो उन्होंने वही चीज़ कहा कि मैं तो अन्य हूँ, अर्थात मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई बाहर वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम और तुम्हारा बहुत बहुत तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे जीवन में को इतना धन्य बनाया है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, यदि मुझे पहचान न पाए तो वह स्वाभाविक है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी, हम कह रहे हैं पिता या कोई भी हो, अगर बच्चा किसी को पहली बार देखेगा तो ना पहचान पाना तो स्वाभाविक है। तो इसके लिए बच्चे को इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पिता को इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे ने पहली बार उसकी जान पहचान हो पाई है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही मैं आज तुमसे मिल पाया हूँ। बात सही है, अगर माँ नहीं होती तो बच्चा इस जीवन में नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही जो है वो माध्यम बनी है हम दोनों के परिचित होने का। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता। इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे को भी दे रहे हैं और माँ को भी धन्यवाद दे रहे हैं। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पति और बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने ही उन्हें बताया है कि वह बच्चा उनकी ही संतान है। भाई बच्चा जन्म होता, हाँ कि भाई आप पिता हैं। एक पिता को कौन बताता है कि पिता है? एक माँ ही बताती है कि भाई तुम्हारे पिता ये हैं। एक बच्चे को यही बताते हैं। नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को नहीं जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर यानी कि अन्य प्रदेश या जगह रहता हूँ, हमेशा घर से बाहर रहते हैं, और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। कवि अर्थात कवि उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी हैं, इसीलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को जान रहे क्योंकि मैं चिर प्रवासी में अन्य हमेशा बाहर रहता है, इतने दिन बाद आया हूँ और पहली बार अपने बच्चे से मिल रहा हूँ। तो बच्चे का अनजान होना और पहली बार मैं मिल रहा हूँ और तुम्हारी इतनी सुंदरता इतनी कोमलता को देखकर मैं तुम पे मुग्ध हो चुका हूँ। अब आते हैं हम चौथा और आखिरी काव्यांश पे। क्या है देखिए, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो अब यहाँ वो अपने आप को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने आप को। क्या कहते हैं कि मैं तो अतिथि हूँ। भाई जो घर में रहे परमानेंट, भाई वो तो घर का सदस्य, लेकिन जो कभी कदार आए तो वो अतिथि। तो कभी का भी यही कंडीशन है, वो ज़्यादा टाइम तो घर पे रहते नहीं है, बाहर ही रहते हैं। तो कहते क्या, मैं तो अतिथि हूँ, मेरे से तुम्हारा कोई भी संपर्क नहीं रहा। अर्थात तुम्हारी पैदाइश से लेकर अभी तक तुम्हारा पालन पोषण सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया, उसमें मेरी भागीदारी कुछ भी नहीं रही। आगे क्या कहते हैं, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तो अब मधुपर्क का तात्पर्य क्या है, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए दूध है, दही है, शहद है, ये सारी चीज़ें चटाने या खिलाने का काम कौन करती रही? माँ। तो एक तरीके से इस लाइन का सीधे सीधे मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी सारी ज़रूरतों का पूर्ण करना, तुम्हारा पालन पोषण करना, तुम्हारा खिलाना पिलाना सब कुछ तुम्हारी माँ के द्वारा संपन्न हुआ है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब बच्चा क्या है, कवि ने अभी तक कवि सामने देख रहे थे तो बच्चा उसको अनिमेष देख रहा था, यानी कि लगातार बिना पलक झपकाए देख रहा था। अब कवि उसके सामने से हट गए तो अब बच्चा के लिए तो वो अनजान है,
तो बच्चा उस पर आंख रहा है, तो अब क्या है, वो कनखियों से देख रहा है। कनखियों का तात्पर्य क्या होता है, अब हम सामने देखते हैं, अगर हमें ये साइड में देखना है तो ये कान के पास से देखा जाता है, हम ऐसे करके तिरछा करके देखेंगे। तो चूंकि ये कान यानी कि ये कनपटी कहलाती है, कान के पास का जो ये फोरहेड कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, कनपटी। और इसी से जब ये आंख हम ऐसे तिरछी करके देखते हैं तो उसको बोला जाता है कनखी मार के देखना, ठीक है, यानी कि वो तिरछी नजर से देख रहा है। तो वो क्या कहते हैं, देखते तुम इधर कनखी मार्ग। अब क्या है, बच्चे से कवि उसके सामने से हट गए कि बच्चा नजर डाले, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो कहाँ एक बार भी मानने वाला। तो कभी कभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सीधा नहीं है, तो तिरछा उनको देख ही रहा है। और होती जब की आंखें चार, और जब अब तुम कनखी मार के देख रहे हो और जब मैं देखता हूं और हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, क्या होती है, हम दोनों की आंखें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जैसे ही हम दोनों की आंखें मिल जाती, अब वो कनखी मार के दिख रहा है, नजर बचाकर कहना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही हम दोनों की आंखें होती चार, अर्थात जैसे ही आंखें आपस में मिलती, तुरंत ही क्या होता कि तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान मुझे दोबारा देखने को मिल जाती। वो बच्चा क्या होता, जो आंखें मिलती तो वो खिलखिला के हंसने लगता था, तो वो दंतुरित मुस्कान मिल जाती, मुझे लगती बड़ी छविमान। और तुम्हारी ये प्यारी सी छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या कहते हैं। कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफ़ी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण वे ना तो अपनी पत्नी से मिल पाए और ना ही अपने बच्चे से। ठीक है, बहुत समय से बाहर थे तो पत्नी से भी नहीं मिले और बच्चे से भी नहीं। इसीलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क ही नहीं रहा। बात सही, अतिथि, अपने आप को अतिथि कह रहे हैं, क्योंकि भाई पिता होते तो डेली घर पर आते, लेकिन वो तो हमेशा बाहर रहते, इसलिए हमेशा अपने आप को क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुर पक चटाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य प्यार देती रही। तुम्हारा पालन पोषण प्यार तुम्हें सब कुछ तुम्हारी माँ ने दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी माँ की अंगुली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है। तो भाई बच्चे को तो माँ हर तरीके से प्रिय लगती है, तो वो बच्चा जो है माँ की उंगली चूस रहा है, तो उसको क्या बताया गया कि जैसे लगता है कुछ उसे बहुत ही टेस्टी जो है पंचामृत है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाट रहा है। इस बीच वह बच्चा तिरछी निगाह से कवि को देखता है। तब कवि उसकी इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, यानी कि तिरछी नज़र से देख रहे हो और फिर उसके बाद अपने मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, जैसे एक दूसरे से टकराती हैं, तब तुम्हारा मुस्कुरा पड़ते हो। और तब तुम क्या करते हो, तुम मुस्कुरा पड़ते हो, यानी तुम्हारी वो छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मुझे दिखाई देती है। इस स्थिति में मैं तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, क्योंकि वो मुस्कान उनको शुरू से ही अच्छी लग रही है। तो अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा उनको और ज़्यादा शोभायमान, क्योंकि अब थोड़ा सा अटखेलियों के साथ वो मुस्कान निकल रही है। धीरे धीरे बच्चा भी उन्हें पहचान रहा है। अब पूरी कविता हमने देख ली, अर्थ समझ लिया, व्याख्या समझ ली। अब पाठ का सार लेकर आए। अब पाठ का सार मतलब कविता का जो पूरा है उसका सार लेकर आए। अब ये क्यों लाई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर क्या है, क्वेश्चन आंसर्स में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कविता का सार लिखिए या कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो यहाँ पर पहले कविता को हमने समराइज करना पड़ेगा, यानी कि पूरी कविता को हमें थोड़ा शॉर्ट में लाना पड़ेगा। तो वही काम हमने किया यहाँ। अब हम कविता का सार समझा देंगे, फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसे आपके लिए समराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरी कविता का सार। मैं एक बार में आपको समझा रही हूँ। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी सार लिखोगे कविता कौन सी है, कवि कौन है, ये बताना पड़ेगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं है और ना ही कोई कपट मात्र है, उसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है।
जिसके अभी अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे दांत जो हैं वो अभी निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि कवि काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं और उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 महीने के बच्चे से पहली बार हो रही है। तो बच्चे के दांत कैसे निकलते हैं? 6 महीने के आसपास ही निकलते हैं, तो इसीलिए 6 से 8 महीने के बच्चे की बात की गई है। इसीलिए कवि अपने उस नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान को देखकर वे कहते हैं कि अगर उसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले तो वह भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा। और बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों व परेशानियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। यानी कि जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कोई आगे लक्ष्य रह ही नहीं गया, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए के साथ अगर संपर्क में ये बच्चा आता है तो उनके अंदर भी जीवन को जीने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने की बजाय उसके घर के आंगन में ही खिल आया हो। ठीक है, चूंकि शरीर क्या है, वो मिट्टी से सना हुआ है, तो उन्हें क्या लग रहा है कि कमल का फूल जो है वो तालाब में नहीं खिला, उनके झोपड़ी में आकर खिला है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छू लेने मात्र से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगेंगे। अर्थात जिन लोगों का हृदय बहुत ही कठोर और शुष्क स्वभाव है, अगर ऐसे लोगों के साथ संपर्क में ये बच्चा आ जाए तो उनकी वाणी में भी बहुत ही कोमलता और विनम्रता आ जाएगी। क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं तो बच्चा अपने पिता यानी कवि को नहीं पहचान पाता है, लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जाहिर सी बात है, बच्चा है, जब हम नहीं मिलेंगे तो नहीं पहचानेगा, लेकिन कवि को इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि बच्चे से वो पहली बार मिल रहे हैं, बच्चा उन्हें पहचान नहीं पा रहा। तो इसमें गलती किसकी? इसमें कवि की गलती है। कवि को पहले से बच्चे के साथ रहना चाहिए तो बच्चा पहचानता कि हाँ भाई ये मेरे पिता हैं। जब पिता ही उस बच्चे के होने के 6 महीने बाद यानी कि पहली बार उसको देख रहे हैं तो बच्चा कहाँ से पहचानेगा? कौन पिता, कहाँ से पहचानेगा? वह उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी और उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते? जाहिर सी बात है, माँ नहीं होगी तो बच्चा तो होगा ही नहीं, कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता? यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई और तुम्हारा मुझसे मिलन कराया। तो इसी के लिए वो अपनी पत्नी अर्थात उस बच्चे की माँ को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम दोनों के इस मिलन का जो क्या कहते हैं जरिया बना है वो है तुम्हारी माँ, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुम इतने प्यारे आए मेरे जीवन में, इसके लिए तुम धन्यवाद। और तुम्हें इस धरती पर लाने वाली, मुझसे संपर्क कराने वाली तुम्हारी माँ, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं, इसीलिए बच्चा कवि को अपना पिता ना समझकर एक मेहमान समझ रहा है। ठीक है भाई, कैसे समझेगा? उसे लगेगा कि भाई घर पे तो इतने लोग आते रहते जाते रहते, उन्हीं में से कोई एक होगा, ये भी कोई गेस्ट है। और पहचानने की कोशिश में उन्हें लगातार देखे जा रहा है, लेकिन कवि उसके मुंह में आए नए नए दांतों के बीच खिली मुस्कान को देखकर अपने आप को सम्मोहित सा महसूस कर रहा है। तो कवि के लिए तो वो बच्चे के लिए वो मेहमान है, लेकिन कवि ये जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है, और उसकी मुस्कान, उसके प्यारे प्यारे दांतों से जो नए नए दांत निकले हैं उसके साथ जो मुस्कान है वो अपने आप को बहुत ही धन्य मान रहे हैं कि इतनी प्यारी मुस्कान वाला बच्चा मेरा है। ठीक है, वो पूरी तरीके से उससे सम्मोहित हो चुके हैं। तो ये पहली कविता हमारी ख़त्म हो गई। हमने लाइन वाइज पहले पूरी कविता पढ़ी, फिर लाइन वाइज उसका अर्थ पढ़ा, फिर व्याख्या करी और फिर उसके बाद हमने उसका सार समझा। तो हर तरीके से मैंने आपको ये कविता समझा दी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं दूसरी कविता। कौन सी कविता? फसल। ठीक है, तो फसल कविता है तो छोटी, लेकिन तब भी हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला काव्यांश देखिए क्या है। एक नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो अब फसल के लिए वो क्या कहते हैं? अब उनसे पूछा जा रहा है कि फसल क्या है, तो वो क्या कहते हैं?
फसल जो है वो एक या दो नहीं, भाई इस पूरे देश में कितनी सारी नदियाँ बहती हैं ना, बहुत सारी नदियाँ। तो जब फसल उगती है तो नदी जिस भी, अब क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर आप यूपी से देखेंगे तो गोमती नदी है, ठीक है। आप एमपी में आएंगे, क्षिप्रा नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी एक नदी बह रही है। यूपी में आप गोमती नदी भी देखते हैं, गंगा नदी भी देखते हैं, है ना, दोनों नदियाँ देखते हैं। तो इस तरीके से नदियाँ जहाँ से भी निकलती हैं उस क्षेत्र की फसल को पानी देने का काम इन नदियों के द्वारा ही किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर उन्होंने किसी एक खेत में उपजने वाली फसल के बारे में बात नहीं करी है, उन्होंने इस पूरे संसार में होने वाली फसलों के बारे में बात करी है। या हम चलो पूरे भारत की बात कर लेते हैं, तो उसकी फसल की उन्होंने बात करी। तो उन्होंने कहा ये पूरी जो फसल है ये किसी एक नदी या दो नदी के लिए नहीं होती, एक या दो नदी के कारण नहीं होती, ये ना जाने कितने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। जो फसल उगती है उसमें पानी जो पड़ता है उसी से ही बीज अंकुरित होता है। बीज क्या होता है भाई, किसान जो है वो बीज बो देता है, किसमें बोता है, नीचे ज़मीन में बोता है। अब उसमें जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। तो वही चीज़ बोला कि पानी जब ज़मीन पर पड़ता है तो उस बीज का बीज का अंकुरित होना एक जादू की तरह है। तो उसको उन्होंने क्या बोला, अंकुरित होना जादू है। तो ये फसल जो है वो एक दो नहीं, हजारों करोड़ों जितनी नदियां हैं उन सभी ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है कि एक दबा हुआ बीज मिट्टी के अंदर वो अंकुरित होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अब उस खेत में, जिस खेत में वो नदी का पानी जा रहा है, अब उस खेत को खेती लायक बनाने का काम किसने किया है, किसान ने किया। तो यहाँ लाख 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 कोटि कोटि हाथ, यहाँ पर देखिए लाख लाख मतलब क्या, लाखों में, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी कि इतने सारे हाथ। अब इतने सारे हाथ किसके हैं, किसानों के हैं। ये किसान जो हैं जब इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, स्पर्श की महिमा का तात्पर्य क्या है, उनके हाथ ही मेहनत करते हैं ना। जो मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, पूरी तरीके से बर्बाद पड़ा है, उसको खेती लायक बनाना, उसको जोतना, उसमें खाद मिलाना, उसमें बीज बोना, उसमें पानी लगाना, ये सारा काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है किसान। जब किसान एक खेत को खेती लायक बना देता है, बीज बो देता है, तब उसमें पानी पड़ता है, अंकुरित होता है। फिर अब वो अंकुरित कैसे हो रहा है, मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति है, वो सारी चीज़ें, खनिज हैं, गुणधर्म जो हैं, उनको सोखता है और सारा प्रोटीन पौष्टिक लेकर वो खेत जो है अंकुरित बड़ा होता है। तो अब उस खेत को खेती लायक बनाने का काम किसने किया, इतनी मेहनत किसी खेत पर कौन कर रहा है, वो लाखों करोड़ों हाथ कर रहे हैं। अर्थात किसान जो इतना परिश्रम करते हैं उन्हीं की मेहनत से ये फसल उपजती है। फिर नेक्स्ट है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म। अब इतने सारे खेत हैं, थोड़े खेत हैं, आप पूरे भारत में ही अगर आप देख लो कितने सारे खेत हैं। इन सारे खेतों, कभी किसी जगह की मिट्टी की कुछ अलग खासियत है, इसलिए देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है फसलें उगती हैं। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ धान ज़्यादा होता है, जहाँ कम होता है वहाँ सोयाबीन, गेहूँ जैसी खेती होती है, तिलहन है, दलहन है, बहुत सारी खेतियाँ होती हैं। तो हर जगह, हर स्टेट की मिट्टी का अपना अपनी क्वालिटी है और उसी हिसाब से वहाँ पर फसल बोई जाती है। तो वही उन्होंने बोला कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि इतने सारे जो खेत हैं, हर मिट्टी की अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है और ये फसल उस मिट्टी की क्वालिटी, यानी कि उसमें जितनी भी पौष्टिकता है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर वो उपजती है और बाद में जब वो फसल हम खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिए, जो हमने अभी फसल पढ़ी ना, अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के अथक परिश्रम का परिणाम से ही एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं
अपनी फसल को की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद, पानी और ज़रूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों पर लहलहा उठती है। यानी कि इतने सारे किसान, सिर्फ ये नहीं कि मिट्टी को बो देना, मिट्टी खेत को मिट्टी में फसल लायक बनाना होता है, फिर उसमें बीज बोना होता है, फिर उसमें आप पानी देते हैं, फिर ध्यान रखते हैं जब फसल थोड़ी बड़ी होती है तो उसके आसपास बहुत सारी खरपतवार हो जाती है, उन फालतू पौधों को निकाल कर फेंकना, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तब तक उसकी देखभाल करना होता है जब तक बड़ी नहीं होती, फिर उसे काटना होता है, फिर उसे जो है उनके दाने अलग करने होते, सुखाना होता है, तब वो कहीं जाकर हम तक पहुंचता है। तो ये सारी मेहनत कौन कर रहा है? ये सारी मेहनत किसानों द्वारा करी जा रही है। उसको समय समय पर खाद, पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, खाद भी देते हैं ना, तब जाकर उसकी फसल खेतों में लहलहा उठती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसमें खाद मिलाई जाती, बहुत सारी चीजें देखिए मिलाई जाती है खाद की, नहीं, ताकि फसल अच्छी हो। इसीलिए कवि कहते हैं, एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व इन फसलों के अंदर छिपे हैं। तो सारी पौष्टिकता जो है वो मिट्टी से हमको लेकर हमें प्राप्त होती है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अगर किसी जगह की मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उस जगह का उपजी हुई कोई भी चीज़ आप खाओ तो देखो वहाँ पे टेस्ट ही नहीं होगा, पौष्टिकता तो हमें नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस सब्जी का जो टेस्ट होता है वही अच्छा नहीं होता है। यानी मिट्टी से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी और उसके गुण आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए देखिए हर स्टेट में अलग अलग फसल होती है। मैंने आपको बोला किसी स्टेट की फसल जो है इसके लिए इस खेती के लिए अच्छी है तो वहाँ वो होता है, जैसे गेहूँ किसी के लिए अच्छा है, सोयाबीन के लिए अच्छा है, आपका सरसों के लिए अच्छा है, दालों के लिए अच्छा है। तो जिस स्टेट की मिट्टी जिस फसल को उगाने के लिए अच्छी है उस स्टेट में वो सारी चीजें, उस जगह की मिट्टी में वो सारी चीजें होती हैं। अगला काव्यांश देखिए, काव्यांश संख्या 2। बस इतनी ही कविता थी, एक और ये 2, ये यहाँ पर कविता खत्म हो जाएगी। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदनी मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब इन्होंने ये बताया, अब वो क्या बताते हैं, फसल क्या है। तो वो क्या बोलते हैं कि फसल क्या है? फसल कुछ और नहीं है, वो इतनी सारी नदियों के पानी के जादुई पानी का करिश्मा है। अब वो हर नदी का जो पानी है वो क्या करता है, वो डालेगा तो अंकुर फूटना क्या है ना, वो एक जादुई चीज उन्होंने बताई है। तो वही क्या कह रहे हैं, नदियों के पानी का जादू है वो। इतनी सारी नदियां के पानी जो भी उसके जहां से भी वो गुजरती है उस एरिया के सारे खेतों में अपने उस जादुई पानी को छिड़कती है और उससे अंकुरित का प्रस्फुटन होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, फसल और कुछ नहीं, इतने सारे जो किसान हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। इतने सारे जो किसान हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का ही वो परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, तो कहीं की मिट्टी भूली होती है, कहीं की काली होती है, कहीं की संदली होती है। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है ना। तो वही चीज़ बताया, इसीलिए इन्होंने इन 3 कलर की मिट्टी बताने का तात्पर्य यह है कि हर जगह की मिट्टी अलग अलग है और इसके कारण उस हर जगह की मिट्टी का पोषक तत्व भी अलग अलग है। तो इतनी सारी मिट्टियों के गुणधर्म से मिलकर ही फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब रूपांतर है, बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर साइंस आ गई है। ठीक है, कैसे आ गई साइंस देखिए बताते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। दोनों ही लाइन में आपका साइंस है। अब जो क्या कहते हैं, फल फूल जो बनता है वो कैसे बनता है, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, सूरज की किरणों से वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताया है, सूरज की किरणों का रूपांतर है। सूरज की किरणें जब इस फसल पर पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और तब ये फसल बड़ी होती है और हमारे खाने यानी अनाज के रूप में पनप कर बाहर आती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब सिमटा हुआ संकोच का तात्पर्य क्या है,
फसल, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि जो ये हवा चल रही है, ये हवा क्या करती है कि इस हवा से ये पौधे, ये जो फसल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो अगर ये नहीं होगा तो भी फसल, सूरज की किरणें नहीं होंगी तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। फिर फसल खाना कैसे बनाएगी अपना और कैसे आगे बढ़ेगी, है कि नहीं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया सारा कि सूरज की किरणों का रूपांतरण होकर ही हमारी फसल निर्मित होती है और इस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेकर ऑक्सीजन हमें देती है और उससे ही अपना खाना बनाती है और ये फसल जीवित रहती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। उपरोक्त पंक्ति में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है। इतनी सारी नदियां जो जा रही हैं उनका पानी जब खेतों पर पड़ रहा है तो जादुई रूप से जमीन के अंदर से फसल उग रही है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। इतने सारे किसान जो हैं जब मेहनत करते हैं अपने खेतों पर तभी हमको फसल प्राप्त होती है। भूरी, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज के किरण भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं। यानी कि क्या है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। अब इस मिट्टी के अलग का गुणधर्म, पोषकता अलग अलग है। इस वजह से क्या है, हमें अलग अलग तरह की फसलें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट की दो जो लाइन्स है वो हमारी साइंस से रिलेटेड है, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा के भावों के साथ पैरों को उठते, गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। तो किस तरीके से जो है ना यहाँ पर चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पानी से अंकुर निकलता है, हवा से खाना बनता है, सूरज की किरणों से खाना बनता है। तो ये पूरी एक साइंस ही उन्होंने इतने प्यारे शब्दों में ढालकर हमें बता दी है। ठीक है, तो ये कविता यहाँ खत्म हुई। अब हम देखने जा रहे हैं हमारी फसल कविता का सार। क्या देखेंगे, सार देखेंगे पूरी कविता का। अब इसी से आपको सारांश भी निकाल लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है और किसी में अगर प्रतिपाद्य पूछा जाता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चल क्या है, फसल कविता में कवि नागार्जुन जी हैं। कौन है, नागार्जुन जी, जो हमारे पहले कवि थे। अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आता है। ये तो आपको पता है कि इस तरीके से पानी बरसता है, वाष्पीकृत होता है और आता है, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कर रहे हैं इस पूरे उसमें, कि एक फसल को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। पानी है, सूरज है, हवा है, मेहनत है, मिट्टी है, सब कुछ। कवि कहते हैं एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। इतने सारे किसान जो मेहनत करते हैं उसके बाद ही एक फसल रेडी होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं। एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी और उसके गुण आवश्यक होते हैं। तो मतलब कि आप ये समझो ना कि अलग अलग तरह की मिट्टियाँ मिल रही हैं, अलग अलग तरह की नदियों का पानी। देखिए हर नदी का जो अपना पोषक तत्व है वो अलग है, हर मिट्टी के अलग पोषक तत्व हैं,
हाँ, सूरज और हवा एक मिलती है, हर जगह मिलती है एक सी, लेकिन जो मिट्टी है, जो पानी है, वो हर जगह में अलग अलग है और इन सभी के पोषक तत्व तो अलग है। तो इसी हिसाब से देखिए हर स्टेट में अलग अलग तरह की फसल उगती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये बोलो पंजाब में इतना गेहूँ उगता है पंजाब में इतना गेहूँ। आप ये बोलो कि जिस स्टेट में इतनी सारी बारिश होती है वहाँ पर गेहूँ नहीं उग पाता, वहाँ पर धान उगता है। तो वही चीज़ आपको बताई गई है कि अलग अलग नदियों के पोषक तत्व, अलग अलग जगह की मिट्टी ही अलग अलग तरह की फसलों का निर्माण करती है। किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। अब ये हमने क्या बताया कि अगर किसान मेहनत करेगा और उसे पानी नहीं मिले, सूरज नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो क्या फसल उगेगी? नहीं उग सकती। ठीक है, अब किसान ने मेहनत करी मगर उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो फसल नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो उसको पानी मिल गया, अच्छी मिट्टी मिल गई, उसे क्या कहते हैं सूरज भी मिल गया, हवा भी मिल गई, लेकिन किसान ने मेहनत नहीं करी तो भी फसल नहीं उगेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसान की मेहनत और प्रकृति का सहयोग मिलकर ही फसल का निर्माण करती है। इनमें से किसी एक के भी पीछे हटने से फसल नहीं बन सकती है। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता पूर्वक भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व व गुण पाए जाते हैं, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यक है। ये तो हम सभी को पता है कि भाई जो भी पेड़ पौधा है उड़ने के लिए, उगने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अब आज सही मानो तो हमारी पृथ्वी पर आजकल बहुत भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही ये पौधे मिट्टी की ज़रूरी पोषक तत्व, पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। बात सही है, फसल में अगर पानी नहीं पड़ेगा तो फसल उगेगी ही नहीं। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी, काली, खुशबूदार, हल्की पीली, संदली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखो साफ तौर से आपको बताया हर जगह की मिट्टी अलग है। आप नॉर्थ साइड में जाएंगे आपको पीली संदली मिट्टी मिलेगी, आप साउथ साइड में आपको बढ़ेंगे तो आपको काली मिट्टी मिलेगी, भूरी मिट्टी आपको जो है ईस्ट साइड में मिलेगी। तो हर जगह आपको अलग अलग तरह की मिट्टी मिल रही है। तो इस विभिन्नता को दिखाने के लिए उन्होंने भूरी, काली, संदली मिट्टी लिखा है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज की किरणें लेते हैं, तब क्या होती है फसल अपना भोजन बनाती है। तभी हमारे फसल में, अब जैसे मान लीजिए में गेहूं बोया है तो क्या होगा, उसमें इतना सारा गेहूं ऐसे थोड़ी ना लग जाता है, उसमें सूरज के द्वारा और हवा से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ अपना पौधा बनाते हैं तब वो फल उगता है। अच्छी तरह से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी, गुणवत्ता पूर्वक अलग अलग तरह की मिट्टी से अलग अलग तरह के पोषक तत्व, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें व कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की आवश्यकता होती है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत, नदियों के पानी का जादू, भूरी, काली, खुशबूदार मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं। तो जो फसल मिल रही है वो अलग अलग बहुत ही विभिन्न ताओं के साथ मिली हुई एक फसल हमको खाने को मिलती है। तो देखा आपने कितनी प्यारी रही दोनों फसलें कह रहे हैं, दोनों कविताएं बहुत अच्छी थी। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, हमने दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना। तो हमने पूरी तरीके से आपको लाइन वाइज बताया, व्याख्या बताई, सार बताया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैप्टर का आपको कंप्लीट करा दिया। अब क्या, अब इसके बाद मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके आऊँगी, यानी कि इस चैप्टर के बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी।
कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस की इस पाठशाला में। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी ही नहीं, आपके सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके सोल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप उन पेपर्स की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए आपने सही उत्तर दिए हैं या कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। तो इसका टेलीग्राम चैनल भी है, इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत से तुरंत उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आपको नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है वो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। क्यों करना है भाई? आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और शेयर क्यों करना है? क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, उन सभी को इसका लाभ मिले, ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो, ठीक है ना। तो बस जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार, अगले इसी चैप्टर के हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।